सभी का स्वागत है। ये एपिसोड हम हिंदी में करते हैं, बहुत मजा आएगा। पिछले दो एपिसोड्स हमने भावना जी के साथ करे, वो इंग्लिश में थे। और इंग्लिश के बारे में मेरा ऐसा कहना है कि जो अब हिंदी के कई सारे अवतार हुए हैं। अवतार मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हिंदी भाषा जो आज हम बोलते हैं वो स्वतः उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में उसको हमेशा से में भी चाहा गया होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर जो नया भारत है, इंडिया डैट इज भारत, यहाँ तक की हिंदी बहुत बदली है। और जो सबसे आधुनिक हम जो फॉर्म देखते हैं हिंदी का, वो इंग्लिश हो गया है, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में कि हिंदी के साथ इंग्लिश भाषा का प्रयोग भी करते हैं। अब वो कुछ हमारे जैसे रोमांटिक्स है जो उसमें फ्रेंच स्पेनिश भी डाल देते हैं, बट और लॉयर्स है जो लैटिन भी डाल देते हैं, बट इट ऐसा है कि इंग्लिश तक ही ठीक है। पर आज की कॉन्वर्सेशन हम कोशिश करेंगे हिंदी में करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारे हिंदी के जाने माने युवा कवि अभिषेक शुक्ल जी। इनको कवि और लेखक में दोनों कहना चाहूँगा, और ये दोनों ही हैं। ये कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, पर मेरा काम है कि हम इनको थोड़ा डिफाइन करें। और ये लेखक भी है, कवि भी है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हम इनको धीरे धीरे जैसे ये लिखेंगे उस हिसाब से हम क्रिटिक्स का काम होगा कि हम कुछ ना कुछ नाम देते रहे। स्वागत है अभिषेक जी। आपकी किताब खोई हुई चीज़ों का पता। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो तो ये वीडियो देख पा रहे होंगे, और जो स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं वो सुन के इस किताब के कवर पेज को इमेजिन करें। इस किताब के आवरण चित्र को सोचे कि वो क्या हो सकता है, कि खोई हुई चीजों का पता। इसके पहले आपने लिखा था तुम्हें अब लौट आना चाहिए। तो वो लौटने वाला एक प्रक्रिया अलग रहा। खोई हुई चीजों का पता लगाना ये एक बहुत ही अ, रुचिकर टाइटल है। आपका सबसे पहला क्या आपका इंटेंट रहा किताब लिखने का, और चौथी किताब का अभी तक आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, सबसे पहले यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपके पहले पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी जगह है अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस किताब को लेके एक यात्रा रही है, मैं उस यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा। अ, मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, 2-3 महीने का। तब तब की मेरी एक तस्वीर थी, वो मेरे घर में पड़ी रहती थी जहाँ तहाँ। तो जब मैं बड़ा हुआ तो लोग उस तस्वीर को देख के मुझे चिढ़ाते रहते थे कि ये कैसी फोटो है और ये वो। तो चूंकि वो तस्वीर मैं बिल्कुल, मुझे मम्मी ने नहला के और बिस्तर पर लिटाया ही था, तो उसमें मैंने कुछ पहना नहीं था और 2 महीने का मैं था। तो जब बड़ा हुआ तो लोगों ने उसको चिढ़ाना शुरू किया, मेरे कजिन, मेरे भाई बहन की, अरे ये तो ऐसी ही तस्वीर है। हाँ। तो 8-9 साल का रहा होऊंगा तो मैंने उसे फाड़ दिया। तो हाँ। मम्मी नाराज हुई बहुत, लेकिन उन्होंने उसको टेप वगैरह से चिपका के, और एक मेरी एक डायरी होती थी उस डायरी में रख दिया। तो डायरी मेरे टेबल पे रखी रहती थी। तो थोड़े टाइम बाद कुछ साफ सफाई चल रही थी, तो डायरी उठा के मैंने एक बॉक्स में रख दिया। और फिर वो बॉक्स कहीं और रखा गया, धीरे 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 करके वो बॉक्स कहीं खो सा गया। तो बाद में बहुत वो तस्वीर ढूंढी गई, फिर नहीं मिली वो तस्वीर। तो जिसको जिसको पता होना चाहिए था मैंने सबसे पूछा घर में, तो किसी को मिली नहीं। फिर अचानक क्या हुआ, अभी 2-3 साल पहले, लगभग उस तस्वीर के खोने के 10 साल बाद, अचानक से घर की सफाई चल रही थी और मम्मी को डायरी मिलती है, और डायरी के अंदर वो फोटो मिलती है। तो वो लाके मुझे रखती हैं और बोलती हैं कि ये देखो, खुद ही चीजें रख के भूल जाते हो और बोलते हो कि खो गई हैं। तो वो जो बात उन्होंने कही कि खुद ही रख के चीजें भूल जाते हो और फिर बोलते हो कि खो गई हैं, वो बात बहुत मुझे हिट किया। फिर मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा, फिर मुझे लगा कि यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो खो जाती हो। वो हम ही है जो कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं, या उनके प्रति हम उदासीन होते चले जाते हैं। तो फिर एक समय के बाद हम उन्हें याद करना बंद कर देते हैं। बाकी कोई चीज कहीं खोती नहीं है, सब हमारे इर्द गिर्द, हमारे स्मृतियों में कहीं रख कर भूल गए स्थानों पर, तमाम इन्हीं सब जगहों पर रहती हैं। तो माँ की उसी बात से इस किताब की जो है नींव पड़ी, कि हम चीजें खोते नहीं हैं, बस उन्हें रख के भूल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं बहुत सारी यात्राओं में अक्सर रहता हूँ, मैं ऋषिकेश वगैरह बहुत जाता रहता हूँ, गंगा के किनारे, नदियों, पहाड़ों के। तो बहुत सारे लेख वहां से मुझे मिलते रहते थे।
तो कुछ कुछ मैं ऑब्जर्वेशनल राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में कैटेगरी, हिंदी में तो इसको निबंध ही बोलेंगे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था उनके बारे में। तो जब माँ की वो बात मेरे ध्यान में रही, फिर मैंने उस पे एक लेख लिखा, तो मुझे लगा कि यार ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिर मैंने बहुत सारे लेख लिखने शुरू किए, फिर जो जो मेरे दिमाग में आता गया मैंने नदियों के पहाड़ों के बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा, और बहुत लंबा वक्त लगा इसको लिखने में। मुझे लगता है इसका एक लेख 2019 में भी लिखा गया है, एक 2024 में, तो बहुत लंबा पकती रही और अपना बनती रही, तो फिर जाके ये किताब तैयार हो पाई, खोई हुई चीजों का पता। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई हमारे इस बातचीत की। और खोई हुई चीजों का पता टाइटल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने कि किस तरीके से। अभी तो साफ सफाई का ही समय चल रहा है, मुझे लगता है कि दिवाली जैसे ही अगले महीने आएगी और उसके कुछ समय पहले ये साफ सफाई का समय रहा है। और अभी मुझे लगता है नवरात्रि तो आज से शुरू हो ही गई है। तो जो लोग ये एपिसोड को संडे को देख रहे होंगे उन्हें बताना चाहेंगे कि एपिसोड थर्सडे 3 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो रहा है, जब नवरात्रि शुरू हो चुकी है। तो आपको, जब हम ये किताब की बात करते हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने जब इस किताब को खोला तब मुझे मालूम पड़ा कि ये गद्य है और ये पद्य नहीं है, क्योंकि इसके पहले तीनों आपके संग्रह, कविता संग्रह रहे, तीनों किताबें। और ये जो चौथी किताब है इसको हम एक ऑब्जर्वेशनल राइटिंग की तरह देखते हैं। इस तरीके की राइटिंग्स हमने काफ़ी सारे लेखकों की और भी देखी है, पर जो ये है जीवन के छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे किस्से, इन लोगों को, इन सारी चीज़ों को आपने पिरोने का काम किया है अलग अलग। जो आपके ऑब्जर्वेशंस लाइफ इवेंट्स से और लोगों से जो भी निकल कर आए हैं, निखर कर आए हैं, वो आपने दिखाया। तो ये जर्नी कैसे रही कि आपने कविता संग्रह से पद्य लेखन की और या निबंध लेखन की और स्विच किया, या फिर सिर्फ एक ये एक किताब है और आगे आने वाली किताबें किस फॉर्म में होंगी ये शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, क्या लगता है? ये जो ट्रांजिशन, जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं कविता से, और ये निबंध या लेख कह सकते हैं इनको, तो मेरी आदत है मैं छोटे छोटे अपने विचार, अपनी बातें सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर लोगों के बीच रखता रहता हूँ। तो चूंकि माँ की उस बात से इस किताब की नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसी लिखी जाएगी, क्या रहेगा। और उस वक्त तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये किताब होगी कि नहीं। मैंने बस एक उस पे एक लेख लिख दिया था उस बात पर। लेकिन मेरी आदत है मैं छोटे छोटे अपने अपने विचार लिखता रहता हूँ तमाम जगहों पे। तो मैंने पाया कि लोग उन विचारों से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। जैसे मैं यात्रा में होता हूँ और मैं यात्रा के बारे में कुछ भी लिखता हूँ, मैं जैसे रेलगाड़ी से ज्यादा सफर करता हूँ, तो मैं रेलगाड़ी के सफर के बारे में लिखता हूँ, पहुंचने के बारे में लिखता हूँ, लोगों के बारे में, उसमें बैठे लोगों के बारे में लिखता हूँ। तो जब मैं ये सारी चीजें छोटे छोटे लेखों के रूप में लिखता था, तो लोग बहुत ज्यादा इससे जुड़ते थे। तो मुझे वहां से ऐसा लगा कि शायद लोगों को इन सब चीजों की जरूरत है। तो कविता लिखना तो बहुत खैर अलग चीज हो, बहुत आंतरिक विषय है। और मुझे लगा कि कुछ ऐसा भी लिखना चाहिए जो लोग कविता नहीं समझ पाते हो, या जो जिन्हें लगता है कि कविताएं उनके लिए नहीं है। तो वो गद्य पढ़ के, और इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कविता की फीलिंग इसमें भी आएगी, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। मैं कविताएं लिखने में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ, इसलिए इसको भी पढ़ते हुए वो लय, वो आपको मिलेगा कि ये लगभग कविता जैसा ही लिखा गया है। फिर भी मैंने उन लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए लिखा जिनको लगता है कि कविताएं थोड़ा कठिन होती हैं या कुछ ऐसा है। तो मैंने उनके लिए बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखा कि वो धीरे धीरे जैसा भी इसको पढ़ना चाहें वैसा पढ़ के समझ सकें। तो जाहिर सी बात है, इसको लिखने के दो तीन कारण रहे। एक तो वो बात, और दूसरी कि लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। इस किताब में बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी लिखी जो लोग सोचते तो है लेकिन कभी कह नहीं पाते हैं, कभी उसको किसी और से साझा नहीं कर पाते हैं, वो उनके अंदर ही रहती हैं और सालों साल रह जाती हैं। तो बस मेरी यही कोशिश रही कि मैं वो सारी बातें कह सकूं अपने द्वारा, जो तमाम लोग नहीं कह पाते हैं। और आगे आने वाली किताबें पता नहीं मैं लिखूंगा भी नहीं या कैसी आएंगी, इस पर बहुत ज्यादा अभी मैंने सोचा नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कविता से और ये निबंधों के बीच में आने का रास्ता बस इतना ही रहा कि मुझे लगा कि लोग ज्यादा अगर सहज ढंग से कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो इसमें से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल।
और हम जब ये कविताओं का या लेखकों का, कवियों का, लेखकों का, जब हम अलग अलग किताबें उनकी पढ़ते हैं, और निश्चित ही इस किताब में आप कविता से पूरी तरह अलग नहीं हुए। इस किताब में भी आपको कोने कोने में आपको कविताएं भी मिलेंगी, उनके रेफरेंसेस भी मिलेंगे, कुछ पत्र भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक काव्यात्मक जो अ, एहसास होता है पढ़ते दौरान, पाठक का, पाठक को महसूस होता है जो लेखक ने उसमें पिरोया है, एक काव्यात्मक रंग है, वो भी हमें महसूस होता है। तो आप, क्या मैं इन सब से छायावाद से रिलेट करता हूँ, रोमांटिसिज्म से रिलेट करता हूँ, तो आपको लगता है कि आप अपने आप को छायावादी कवि कहना चाहेंगे? अ, मैंने हिंदी आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है। और 12वीं में भी वही जो चैप्टर्स होते थे, जो व्याकरण, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जानकारी नहीं कि किस तरीके का लेखन छायावाद में जाता है। मैंने महादेवी वर्मा जी को, जयशंकर प्रसाद, इन सबको पढ़ा हुआ है, जो छायावाद के कवि और लेखक थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पर अपने लिए टिप्पणी ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे उसकी जो गंभीरता है, मुझे जो उसकी टेक्नोलिटी है, वो नहीं मालूम है छायावाद की क्या होती है। मुझे लगता है प्रकृति का बहुत चित्रण रहा और सहजता रही लिखने में, जैसे प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे वो लोग। तो अगर ऐसा कुछ छायावाद के किसी भी एक कारण में आता हो, तो ज़रूर ये कृत तो ज़रूर छायावाद में आए, क्योंकि प्रकृति के बारे में और अपनी चीज़ों को सहजता से लिखने के बारे में मैंने बहुत लिखा है इसमें। और मैं प्रकृति से बहुत जुड़ा रहता हूँ। मेरी इससे पहले तीनों किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ सिर्फ प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। कुछ आदमी के अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से, जीवन दर्शन से भी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें प्रकृति से हैं। तो अगर छायावाद प्रकृति से जुड़े लेखन को कहते हैं तो ज़रूर ये हो सकता है, अगर नहीं तो फिर मैं कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता हूँ। मैं स्वांतः सुखाय के लिए लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये काम बाकी विद्वजन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत ही अच्छा आपने इस पे रिस्पॉन्स दिया। कई बार हम खुद नहीं जान पाते, कई बार मैं भी जैसे अगर लिख रहा हूँ तो मैं नहीं समझ पाता कि वो चीज़ किस हद तक सही है, किस हद तक अच्छा है, बुरा है। और आज भी, आज के समय भी, चाहे अगर मेरा कोई कोटेशन भी हो, उसको मैं पहले अपने कुछ चुनिंदा लोगों को भेजता हूँ, और फिर अगर उन्हें पसंद आता है तो फिर वो स्टेटस पर जाता है, वो सारी जगह फिर पब्लिश होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो तो एक अलग बात हो गई कि दूसरे लोग कई बार ज्यादा अच्छा हमारा विश्लेषण कर पाते हैं। पर अब यहाँ पर दो बातें आ गई इसी बात से कि क्या हमें खुद के लिए लिखना चाहिए या हमें लोगों के लिए लिखना चाहिए? अ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि हर आदमी एक ही जैसा है। तो अगर आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं, तो अगर उसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोगों को होगा। जैसे अगर आपको प्यास लगती है और आपको पानी नहीं मिल रहा, आप कहीं से पानी की तलाश कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने तलाश की है, तो वहाँ और भी लोग पहुँचेंगे। तो भले ही हम लोग स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हों, लेकिन वो कहीं न कहीं जनमानस के लिए ही होता है। जैसे अपनी बातें आप रख देते हैं और हमारा आपका मन बिल्कुल एक जैसा है, मेरे आपके दुःख एक ही जैसे हैं, मेरे आपके सुख एक ही जैसे हैं। वही स किसी परीक्षा में सफल हुए तो सुखी हैं, अगर नहीं सफल हुए तो दुखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हर आदमी के साथ होती हैं। तो हम लोग अपने लिए चीज़ें लिखते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो इसी के साथ वो सबके लिए ही हो जाती हैं। जैसे आप किसी यात्रा के बारे में लिखें और जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं या जो पहुँचे हुए हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यार, मैं भी गया था, मैंने भी ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी थी, लेकिन मैं ऐसा लिख नहीं पाया था। तो आप लिख भले अपने लिए रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं लोगों के लिए ही होता है। तो मुझे वो मुनव्वर राना का एक शेर है, मुझे ऐसा कुछ था कि मैं अपनी आप बीती को जग बीती बताता हूँ या बनाता हूँ, कुछ ऐसा करके शेर था। तो वही अपनी चीज़ें लिखते हैं और फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि वो दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन सबका मन एक ही जैसा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ऐसी चीज़ है कि आप अपने सुख के लिए लिख रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। हाँ, ये सही बात है कि आप लिख रहे हैं, वो आपने शायद खुद के लिए भी लिखा हो या सोचा हो कि ये तो मेरे लिए है। अब इसमें जी, दो तरीके हो सकते हैं कि या तो वो कविता सिर्फ आपके लिए ही है, आपने उसको जनमानस में नहीं रखा है, जनमानस जी। के किसी भी पटल पर नहीं रखा है। और वो कैसे, ऐसे कुछ संग्रह मेरे पास है जो मैंने कभी भी बाहर नहीं रखे। अभी तो मैं पब्लिश्ड
पोएट या ऑथर नहीं हूँ मैं। अपने अभी भी मैं पक रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मैं लिखते रहता हूँ, रखता हूँ साथ में, कि जब समय आएगा तो मैं उनको दिखाना चाहूंगा लोगों को। अभी वो सिर्फ एक कुछ लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंचता है, और मैं अभी वही चाहता हूँ। तो कुछ तो आप लोगों तक पहुंचा देते हो। अब वो लोगों तक आप जो आपने अलग से रखा रिजर्व, वो चाहे लोगों के लिए लिखा हो या अपने लिए लिखा हो, वो तो लोगों तक वैसे भी नहीं पहुंच रहा है, तो वो एक रिजर्व हो गया। पर जो आपने लिखा है और वो लोगों के लिए लिखा है, तो वो लोगों तक पहुंच गया। पर आपने जो अपने लिए भी लिखा है वो भी लोगों तक पहुंच गया, तो वो लोग उसका विश्लेषण वैसे भी करेंगे। कई सारे लोगों ने अपनी इसमें जयशंकर प्रसाद को हम देखें तो उन्होंने आत्मकथ्य लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद है। और वो कहना चाह रहे थे कि मैं अपनी आप बीती कैसे बताऊं। जिन लोगों को उसका हास्य उड़ाना होगा वो हास्य उड़ाएंगे, पर मेरे लिए तो उसको उन सारी जिंदगी के पलों को फिर से जीना मेरे लिए तो बहुत दुखद हो जाएगा। तो मैं खुद के ऊपर ये अत्याचार कर कर समाज के लिए आत्मकथा मेरी नहीं लिख सकता। तो वो उनकी पीड़ा भी थी, उनकी दुविधा भी थी। वही कुछ लोग हमारे उसमें रहे हैं सामाजिक पटल पे, जैसे अमृता प्रीतम, जिनकी पूरी कहानी हम देखते हैं तो पब्लिक है। हाँ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ इज पब्लिक। और हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं, कमेंट करते हैं, और 10 तरह की चीजें। तो हमारे पास हर तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से को बताया, जिन्होंने सभी हिस्सों को बताया, सभी कविताएं, सभी संग्रह बताए, और कुछ ने डिसाइड किया कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है। कुछ हमें, जैसे काफका, काफका के लेटर्स टू मिलेना हम देखें तो वो मिलेना की डेथ के बाद रिकवर हुए थे। वो भी बहुत बाद में, 1940s में, 1920s में काफका की डेथ हो गई थी। 30 सालों तक वो लेटर्स का कोई पता नहीं था। फिर जब मिलेना की डेथ हुई, उसके बाद फिर नाजी जर्मनी में, तब हमें मालूम पड़ा कि अच्छा इतने सारे लेटर्स है और ये कहानी रही। और फिर अलग अलग ट्रांसलेटर्स ने, पब्लिशर्स ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो कितने सारे हमें विभिन्न तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है? आपके जैसे मुझे, मेरे कुछ सेट ऑफ ऑथर्स है जो मुझे बहुत पसंद है, जिनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। आपके लिए वो ऑथर्स, वो पोएट्स कौन है, हिंदी में या किसी अन्य भाषा में, जिनसे आपको बहुत सीखने को मिला या रिलेटेबल फील होता है, जिनसे आप प्रेरणा लेते मैंने हिंदी के अलावा किसी और भाषा के कवियों लेखकों को बहुत कम पढ़ा है, ना के बराबर। अगर हिंदी की मैंने 1000 किताबें पढ़ी हैं तो 4-6 किताबें अगर किसी और भाषा की पढ़ी हैं तो उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। हिंदी में कविता लिखने में विनोद कुमार शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके अलावा कुमार अंबुज भी हैं, मंगलेश डबराल, भागवत रावत, ये सारे, इन सारे कवियों की किताबें मेरे पास हैं और मैं इनको पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये चीज़ ना लिखी होती तो आज मैं ज़रूर लिख देता। हैं? हाँ। तो जाहिर सी बात है वो लोग मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और गद्य लेखन में तो फिर निर्मल वर्मा मुझे बहुत प्रभावित, उन्होंने बहुत किया, उनके लेखन ने। उनका मैंने अंतिम अरण्य एक ही उपन्यास पढ़ा था और उसके बाद लगभग 5-6 महीने मैंने कोई और किताब ही नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर उनका एक चित्रा शोक, लालटीन की छत, तो उनकी उनका लेखन बहुत समृद्ध लगता है। तो मैं उनको पढ़ता हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। फिर अभी नए लोगों में जिनकी कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं, एक तो नवीन रांगियाल जी हैं। उनकी एक ही किताब मैंने अभी आई है और वो बहुत लंबे समय से लेखन कर रहे हैं, पत्रकारिता वगैरह से जुड़े हैं, लेकिन उनकी एक ही किताब है, इंतजार में आकी मात्रा। और वो किताब मुझे इतनी पसंद है, मैं उसमें से हर रोज कोई ना कोई कविता पढ़ लेता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे लेखन हैं जो प्रभावित करते हैं, और लेखक से ज्यादा उनकी लिखावट मुझे प्रभावित करती है। तो मेरा हाँ। कोई पसंदीदा कवि लेखक हो ना हो, लेकिन मेरी पसंदीदा कविताएं जरूर रहती हैं। बाकी हिंदी के अलावा सिर्फ अभी आजकल मैंने वो एक किताब पढ़नी शुरू की है, खालिद हुसैनी की किताब है, द काइट रनर और द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। तो अभी जी। आजकल मैं वही पढ़ रहा हूँ। वो भी अच्छा, बहुत गंभीर चिंतन है, बहुत गंभीर लेखन है। तो देखते हैं, लेकिन मेरा हिंदी से बाहर का कोई बहुत ज्यादा पढ़ने का अनुभव नहीं रहा है। इस बात को मैं बहुत गर्व से नहीं, बहुत शर्म से बता रहा हूँ।
क्योंकि पढ़ने का आपका जो पढ़ने का कोर्स है वो बहुत समृद्ध होना चाहिए। तो मैं और पढ़ूंगा, मेरा पढ़ना जारी है, लेकिन फिलहाल मैंने हिंदी में यही सब इन्हीं सब लोगों को पढ़ा है। और नए लोगों को भी मैं पढ़ता रहता हूँ, जितने भी मेरे नए दोस्त या नए रचनाकार लिखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप पुराने के साथ साथ जब तक समकालीन चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आपके लेखन में कुछ कमी रह जाएगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि समकालीन समय में क्या चल रहा है अभी। आप बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को पढ़कर भी अगर कुछ लिखना चाहें या वहां से कोई दृश्य उठाएं तो भी वो बहुत ज्यादा रिलेटिव नहीं रहेगा। तो समकालीन लोगों को भी पढ़ता रहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जो हमारा ये बातचीत का सिलसिला इस तरफ आया है। मैं बहुत खुश हूँ इससे कि पुराने के साथ साथ नया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुरानों को आप पढ़ोगे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, और उन्होंने उस समय में लिखा और वो फिर चले गए। पर उसको नई ऑडियंस तक पहुंचाना, सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि वो पुरानों से प्रेरणा लें। तो नए लोग जो नई जी। तरीके की बातें लिखते हैं, नए अंदाज में लिखते हैं, हमारे पास कई सारे लोग हैं। जैसे दिव्य प्रकाश दुबे है, उनका लेखन बहुत अलग है, उनका लेखन नया है। मानव कौल है, उनका लेखन नया है, उनका लेखन भी अलग है। वो भी निर्मल वर्मा से प्रेरणा लेते हैं। हमारे पास और भी मॉडर्न राइटर्स हैं, और बहुत सारे पब्लिकेशंस आजकल मॉडर्न राइटर्स, यंग राइटर्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म्स देते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल, बहुत अच्छी बात है कि हिंदी को लेकर, और जो रुझान है लोगों का, वो चाहे कुछ कविताओं के माध्यम से ही सही, पर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो पुराने के साथ साथ नए को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। पुराना तो एक ट्रेजर है ही आपके साथ, उसमें नएपन को भी जी। आप जोड़ेंगे तो और समृद्ध होगा। उसमें कुछ कम नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ माइनस होगा, प्लस ही होगा। जीरो भी हो सकता है कई बार। कई बार कुछ पुराने लेखक ऐसे हैं जिन्होंने जो लिखा उसमें आप कुछ प्लस करने की कोशिश करोगे तो आप उनके सामने बहुत छोटे हैं। कई बार आप नहीं कर सकते, तो कई बार जीरो वैल्यू एडिशन भी होगा। पर कुछ अच्छा ही आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी। खोई हुई चीजों का पता, एक किताब, एक गद्य, एक निबंध संग्रह अगर हम इसे कहें, या एक ऑब्जर्वेशनल रेटिंग हम अगर हम इसे कहें, इसमें जिसमें अभिषेक शुक्ल जीवन के अलग अलग पहलुओं में झांक रहे हैं और पाठकों को बता रहे हैं कि वो क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या महसूस किया, और अपनी अनुभूतियों को वो बता रहे हैं, अपने अनुभवों को वो बता रहे हैं। और हमेशा, हर समय लेखक और कवि का मस्तिष्क, मस्तिष्क तो मुझे नहीं लगता कि यूज भी होता है, मन, जो हम मस्तिष्क से ज्यादा मन, हृदय, ये जो दो अंग है शरीर के, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। जो मन की आंखें हैं वो एक्टिव रहती है, हमेशा चीजों को अलग नजरिए से देखना, काव्यात्मक नजरिए से देखना, साहित्यिक नजरिए से देखना, कई बार छाया वाले नजरिए से देखना। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और बहुत एक अ, रुचिकर होता है इस तरीके से। ये भी एक जीवन जीने का एक तरीका है, जो कवि लेखक जो सुन रहे होंगे वो इस तरह से बिल्कुल समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा ये बातचीत करके। और आपको हम आगे भी बुलाते रहेंगे, जिस भी तरीके के हमारे इंटरेक्शंस होंगे। और आप लिखते रहे, हम सभी के साथ साझा करते रहे, और हमें पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल करने के लिए।